नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वैशाली कंसल्टेंसी। यहाँ हम बात करते हैं टेक्निकल और बिजनेस आइडियाज, फैक्ट्री सेटअप, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स और ज़रूरी इंडस्ट्रियल नॉलेज के बारे में। अगर आप ऐसे ही टॉपिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो क्या आप जानते हैं कि इंडस्ट्री में 1700 डिग्री सेल्सियस तक की धधकती आग के अंदर भी कुछ मटीरियल ऐसे होते हैं जो पिघलते नहीं हैं? जी हाँ, आज हम इन्हीं को समझेंगे और जानेंगे कि ये स्टील, सीमेंट और ग्लास जैसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की बुनियाद कैसे हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 1700 डिग्री सेल्सियस। जरा सोचकर देखिए, ये इतना ज्यादा तापमान है कि इसमें लोहा भी पानी की तरह बहने लगता है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो इस आग के सामने भी सीना तान के खड़ी रहती हैं। तो यही है वो मटेरियल्स जिन्हें हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी। इनका काम अगर आसान भाषा में समझें तो बस इतना है कि जहां भी एक्सट्रीम हीट हो, प्रेशर हो, पिघला हुआ मेटल हो या कोई केमिकल अटैक हो रहा हो, वहां ये एक शील्ड, एक सुरक्षा कवच बनकर खड़े रहते हैं। सही मायनों में ये इंडस्ट्री की वो नींव है जिसके बिना बड़े बड़े प्लांट्स का चलना नामुमकिन है। तो अगला सवाल ये उठता है कि आखिर ये इनविजिबल शील्ड काम कहाँ आती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी रोज की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली कितनी सारी चीजें इन पर निर्भर करती हैं। चलिए एक नजर डालते हैं कि कौन कौन से बड़े बड़े उद्योग इन पर ही टिके हुए हैं। आप सोचिए, स्टील को पिघलाने वाली वो बड़ी बड़ी इंडक्शन फर्नेसेस, उसके अंदर की जो लाइनिंग होती है ना, वो इसी मटेरियल की बनी होती है। या फिर सीमेंट प्लांट की वो भट्टी जिसमें क्लिंकर पकता है, या ग्लास इंडस्ट्री जहां शीशा पिघलाया जाता है। हर ऐसी जगह रिफ्रैक्टरी ही उस जबरदस्त गर्मी को झेलती है ताकि बाहर की जो मशीनरी है वो सेफ रहे। सच में इसके बिना तो ये सारे काम हो ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल। ओके, तो अब ये तो समझ आ गया कि रिफ्रैक्टरी जरूरी क्यों है। अब ये समझते हैं कि ये कितने टाइप के होते हैं। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई भी रिफ्रैक्टरी उठाकर कहीं भी लगा दिया। हर रिफ्रैक्टरी का एक केमिकल नेचर होता है और उसी के हिसाब से इन्हें 3 मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ऐसा इसलिए ताकि ये फर्नेस के अंदर के माहौल से लड़े नहीं, बल्कि उसके साथ मिलकर काम करें। सबसे पहले नंबर पर है एसिडिक रिफ्रैक्टरी। नाम से ही बिल्कुल क्लियर है ना? ये उन फर्नेस में यूज होता है जहां का एटमॉस्फेयर यानी माहौल एसिडिक होता है। ये सिलिका या क्वार्ट्ज जैसे मटेरियल से बनता है और इसका सबसे कॉमन यूज आपको स्टील और ग्लास फर्नेस में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगला टाइप है बेसिक रिफ्रैक्टरी। जैसा एसिडिक वाला एसिडिक माहौल के लिए था, ये बेसिक माहौल को हैंडल करता है। इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है वो है इसकी हाई स्लैग रेजिस्टेंस। अब आप सोचेंगे स्लैग क्या है? सिंपल टर्म्स में पिघले हुए मेटल में जो इम्प्योरिटीज या कचरा होता है उसे स्लैग कहते हैं। तो ये रिफ्रैक्टरी उस स्लैग को अपने ऊपर चिपकने नहीं देती। इसका फायदा, मेटल भी साफ मिलता है और फर्नेस की लाइफ भी बढ़ जाती है। यही वजह है कि स्टील कन्वर्टर्स में ये सुपर इंपॉर्टेंट है। और फिर तीसरा है न्यूट्रल रिफ्रैक्टरी। ये है टीम का ऑलराउंडर, क्योंकि ये एसिडिक और बेसिक दोनों तरह के एनवायरनमेंट में आराम से काम कर लेता है। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है हाई एल्यूमिना, और इसका यूज इंडक्शन फर्नेस जैसी जगहों पर होता है जहां अलग अलग तरह के मेटल्स पिघलाए जाते हैं। अच्छा, अब आपने इंडस्ट्री में एक टर्म बहुत सुना होगा, रैमिंग मास। तो आखिर ये है क्या चीज और इसका इन तीनों टाइप्स एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल से क्या कनेक्शन है? चलिए इसको भी आसान भाषा में समझते हैं। तो रैमिंग मास जो है वो एक तरह का मोनोलिथिक रिफ्रैक्टरी है। मोनोलिथिक इसका मतलब है कि ये ब्रिक्स यानी ईंटों की तरह पहले से रेडीमेड नहीं आता, बल्कि ये पाउडर या दानेदार फॉर्म में आता है जिसे फर्नेस में डालकर जगह पर ही सेट किया जाता है। और हाँ, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स में से एक है। और यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? वो ये कि आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से तीनों तरह का रैमिंग मास मिल जाता है। जैसे अगर आपको कॉस्ट कम रखनी है तो आप क्वार्ट्ज बेस्ड एसिडिक रैमिंग मास यूज कर सकते हैं। अगर स्टील की क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना और स्लैग से बचना है तो आपके लिए MgO बेस्ड बेसिक रैमिंग मास है। और अगर आपकी फर्नेस में अलग अलग तरह के मेटल पिघलते हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है हाई एल्यूमिना वाला न्यूट्रल रैमिंग मास। देखा कितना सिंपल है? ठीक है, तो अभी तक हमने थ्योरी तो काफी समझ ली, लेकिन जब आप मार्केट में इसे लेने जाएंगे तो ये किस किस फॉर्म में मिलेगा? चलिए अब एक झलक रिफ्रैक्टरी इंडस्ट्री के फाइनल प्रोडक्ट्स पे भी डालते हैं। सबसे कॉमन फॉर्म जो है वो है ईंटें यानी ब्रिक्स। बिल्कुल वैसे ही जैसे घर बनाने में ईंटें लगती हैं, फर्नेस बनाने में ये स्पेशल रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स लगती हैं। ये फायर क्ले,
हाई एल्यूमिना या सिलिका की बनी हो सकती हैं और इन्हें सीधे भट्टी की लाइनिंग में एक एक करके सेट कर दिया जाता है। दूसरी कैटेगरी है मोनोलिथिक। हमने इसके बारे में थोड़ा पहले बात की थी, याद है? ये वो मटेरियल्स हैं जिनका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता। इन्हें साइट पर ही मिक्स करके अप्लाई किया जाता है। इसमें रैमिंग मास, कास्टेबल और मोर्टार जैसी चीजें आती हैं। इनका फायदा ये है कि ये फर्नेस को एक सीमलेस यानी जोड़ रहित मजबूत लाइनिंग देती हैं। और आखिर में आते हैं स्पेशल रिफ्रैक्टरी प्रोडक्ट्स। अब ये रोजमर्रा की लाइनिंग के लिए नहीं है, ये बहुत ही स्पेसिफिक और हाई परफॉर्मेंस जॉब्स के लिए डिजाइन किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिरेमिक फाइबर बोर्ड जो कमाल का इंसुलेशन देता है, या फिर नोजल जिसका काम पिघले हुए मेटल के फ्लो को एकदम सटीक तरीके से कंट्रोल करना होता है। तो हमने ये देखा कि रिफ्रैक्टरी सिर्फ ईंट या पाउडर का नाम नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी साइंस है। किसी भी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के लिए सही रिफ्रैक्टरी मटेरियल चुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका सीधा असर आपकी एफिशिएंसी, सेफ्टी और कॉस्ट तीनों पर पड़ता है। एक गलत डिसीजन का मतलब हो सकता है प्रोडक्शन का रुक जाना और लाखों का नुकसान। अगर आप रिफ्रैक्टरी मटेरियल, फर्नेस लाइनिंग, फाउंड्री सेटअप या किसी भी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट की जानकारी चाहते हैं तो वैशाली कंसल्टेंसी आपके साथ है। उम्मीद है ये जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं